say use algebraic techniques to evaluate the following functions, यानी जो लिमिट्स आपके पास गिवन है इन्हें आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करना है और इवेल्युएट का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब आप इन क्वेश्चंस में जैसे पार्ट ए है हमारे पास LIM, ये शॉर्टकट होता है लिमिट का, और H अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, यानी इस चीज को आप कैसे पढ़ते हैं, H जीरो नहीं है, H टुवर्ड्स जीरो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके नियरेस्ट होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो H अप्रोचेस टू जीरो या H टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अंडर रूट x प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय h, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी ए पार्ट है इसका। अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर दूं, यानी h की जगह जीरो को रिप्लेस कर दूं, तो आपके पास क्या होगा, देखिए। इफ वी अप्लाई लिमिट डायरेक्टली, तो हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हम h की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, जीरो। ये होता है लिमिट को अप्लाई करना। आपने h की जगह जीरो पुट कर दिया, माइनस अंडर रूट एक्स, डिनोमिनेटर में h की जगह जीरो आ गया, ऊपर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, डिनोमिनेटर में जीरो, रूट एक्स माइनस रूट एक्स कैंसिल, तो जीरो डिवाइड बाय जीरो। दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसीलिए उसने क्वेश्चन में कहा है कि अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करें और इसको सॉल्व करें ताकि आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में ना आए। इसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम रैशनलाइज करेंगे इस फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है इसे हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे होगा कि आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 समझ लीजिए, जिसमें हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करके दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब यहां ऊपर हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है अलजेब्रिकली, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ स्टेप 4 में हमारे पास क्या हो जाएगा कि न्यूमिनेटर में h है और डिनोमिनेटर एज इट इज सेम है हमारे पास। अब यहाँ h और h कैंसिल हो रहे हैं, तो अब हमारे पास स्टेप 5 में न्यूमिनेटर में 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अब आप h को जब जीरो से रिप्लेस करेंगे, यहाँ h की जगह जीरो रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स एड होके यानी 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखिए पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज हो रहा था, आपने अलजेब्रिक टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू a इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले आपको ये याद रखना है कि लिमिट के जो कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी नंबर 1 और ये सेम ही प्रॉपर्टी है उसकी, सिर्फ n और m का फर्क है, ठीक है। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a हो, तो ये चेंज हो जाएगी n a
रेज टू पावर n माइनस वन में। अगर m है तो फिर ये सेम इसी तरह m के लिए चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब इस प्रॉपर्टी रूल को मेमोराइज कर लें तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखें कि आपके डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n तो है इस न्यूमिनेटर में, इसके डिवाइड में x माइनस a नहीं है। इसी तरह x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m है, उसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस a नहीं है। तो सो वी कैन राइट एस, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम दोनों के डिवाइड में x माइनस a लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे भी कैंसिल हो सकता है, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले फंक्शन से भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर को मैं x माइनस a लिख लूं। जब आप x माइनस a लिख लेंगे तो आप लिमिट को अलग अलग कर लीजिए, यानी इस स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में ये जो न्यूमिनेटर है इसको अलग कर लीजिए और डिनोमिनेटर को अलग कर दीजिए। ठीक है, लिमिट भी दोनों के साथ आप अलग अलग करके लिखें। न्यूमिनेटर लिखें इनटू लिमिट और 1 अपॉन में डिनोमिनेटर लिख लीजिए। अब आपके पास दोनों रूल्स एग्जैक्ट अप्लाई हो जाएंगे। जैसे आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये पहला वाला चेंज हो जाएगा n n माइनस वन, पावर आ जाएगी n माइनस वन, और दूसरा चेंज हो जाएगा m a रेज टू पावर m माइनस वन में। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये पहली लिमिट चेंज हो जाएगी और ये दूसरी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब आप इन दोनों को n अपॉन m लिख लीजिए और दोनों a की जो बेसिस सेम है इनको एक फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लें, तो n अपॉन m इंटू a n माइनस वन, और क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है तो नीचे वाली पावर को जब आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस m माइनस वन। तो ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, माइनस m और माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n अपॉन m a रेज टू पावर n माइनस m। तो ये हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m इक्वल टू n अपॉन m a रेज टू पावर n माइनस m। अब देखिए इसका ये पार्ट C है, लेकिन इस पार्ट तक आने के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी जो आपको याद भी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक में कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या हम और करके cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर दें इक्वल के इस तरफ और cos 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। अब हमारे पास, क्योंकि हमने अब क्वेश्चन को भी अपने देखना है कि क्वेश्चन में है 1 माइनस cos p थीटा, तो यहाँ हमारे पास cos के साथ मौजूद है 2, तो पहले हमने उसको थीटा में चेंज करना है। तो थीटा में चेंज कब होगा, जब हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा अपॉन 2 से। तो अगर आप दोनों तरफ थीटा अपॉन 2 से रिप्लेस कर दें तो या 2, जब थीटा को यहाँ आप रिप्लेस करेंगे थीटा अपॉन 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आपके पास ये फंक्शन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे cos p थीटा है, तो p से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 साइन स्क्वायर p थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस p थीटा। अब आप इसको q के लिए भी चेंज कर सकते हैं, p की जगह q रिप्लेस कर दें। तो ये हमारे क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन था उसका न्यूमिनेटर ये था, ठीक है, और डिनोमिनेटर ये था, ठीक है। हमने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना ली। अब हम इन दोनों आइडेंटिटीज को रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा अपॉन 2, और डिनोमिनेटर की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास लिमिट में क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक टेक्निक यूज करनी है, पहले उसको आप याद रखें। ये है, इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम। मैं इसका अलग से एक प्रूफ भी आपको बना के दूंगा, लेकिन इस वक्त इसको आप याद कर लें कि ये जो सैंडविच थ्योरम है ये क्या होता है कि साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि वहां क्वेश्चन में फंक्शन है साइन स्क्वायर, यानी यहां से आप इसको देखिए साइन स्क्वायर पी थीटा अपॉन 2, तो ये स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। तो जो इसका एंगल है ये पी थीटा अपॉन 2, इसका क्योंकि फंक्शन पे स्क्वायर है इसलिए पी थीटा अपॉन 2 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट आपको डिनोमिनेटर में यूज करना है। क्यू थीटा अपॉन 2 है तो उसके स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम इसको सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं कि अगर फंक्शन में साइन मौजूद है तो साइन के साथ जो एंगल है वो भी डिनोमिनेटर हो, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर। और ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लें, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 4। सेम आप डिनोमिनेटर में भी इस चीज ये हमारे पास चीज है, इसमें से आप स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यानी होल स्क्वायर में लिखिए साइन क्यू थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 4 ये आप अलग कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ लिमिट अप्लाई होगी, तो लिमिट अप्लाई होगी तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। और हमारे पास ये रह जाएगा, यहाँ पर आप देखें 4 से 4 कैंसिल और थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा अंडर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम इसके पार्ट डी की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। तो ये जो इसका फर्स्ट स्टेप है इसमें तो हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई ये किया कि 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा और न्यूमिनेटर एज इट इज है आपके पास। अब सेकेंड स्टेप में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यूब थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये स्टेप 3 है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब साइन स्क्वायर के साथ हमने क्या किया ये देखिए, साइन स्क्वायर किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, और 1 को आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां आप रिप्लेस कर दें 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपने रिप्लेस कर दिया। और यहाँ आपने ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, तो न्यूमिनेटर आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से आपको साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है, तो ये जो स्टेप 4 में हम आ जाएंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और आप ब्रैकेट में से साइन थीटा कॉमन लें तो 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन ये पूरा स्टेप इससे कैंसिल। तो आपके पास जो स्टेप 5 है उसमें सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप लिमिट को अप्लाई कर दें तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 यानी 0 थीटा को रिप्लेस कर दें तो कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1,
तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 1/2 हमारे पास इस लिमिट का आंसर आ जाएगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट एक नई टेक्निक को पहले मेमोराइज कर लीजिए। ये आपके पास एक नई टेक्निक है, इसकी लिमिट का एक जो नया रूल है कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो तो 1 + 1/x होल पावर x, देन इट चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल यानी e में चेंज हो जाएगा। तो इस टेक्निक को अगर आप अपने क्वेश्चन e से मैच करें तो सिर्फ ये माइनस का फॉल्ट आ रहा है। इस माइनस की जो मिस्टेक या जिसको आप कह लें एरर है, इसको अगर आप खत्म कर दें तो आपका पहला स्टेप ये बनेगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस इस माइनस साइन को n के साथ लिख दें और होल पावर n एज इट इज मौजूद है। अब मसला ये कि जो चीज आपके पास है, जैसा भी 1/, का डिनोमिनेटर होगा, अगर 1/-n है तो ये पावर भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो उसे माइनस करने के लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी है सेकंड स्टेप में कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ब्रैकेट 1 + 1/-n है। तो अगर मैं इस n को जो मेरी पावर में है -n लिखूं तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई कराना है ताकि माइनस माइनस अगेन क्या हो जाए प्लस। अब ये टेक्निक से मैच करें तो ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगी और ये -1 एज इट इज आ जाएगा, यानी e की होल पावर -1 और -1 को हम रेसिप्रोकल करें तो 1/e इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी टेक्निक का नेक्स्ट पार्ट f है। इसमें भी आपको देखें यही टेक्निक है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अगर 1 + x है तो पावर में देखें x का रेसिप्रोकल 1/x है। इसी टेक्निक को अगर आप यहाँ समझें इसके साथ, यहाँ पे आप देखें यहाँ 1/x था तो होल पावर में x उसका रेसिप्रोकल था। तो दोनों टेक्निक सिमिलर हैं, दोनों e में चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ आपको अगर अपने क्वेश्चन f को देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये टेक्निक एग्जैक्ट मैच हो गई। जो आपके पास यहाँ नंबर है वही 1/, में मौजूद है पावर में, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट है ये चेंज हो जाएगा e में और ये स्क्वायर एज इट इज, तो e² इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट g है, लेकिन इस पार्ट g में हमें पहले लिमिट एज इट इज यानी फर्स्ट स्टेप एज इट इज है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। हम पहला स्टेप करेंगे इसे रेसिप्रोकल कर लिया हम। ठीक है, ये हमने रेसिप्रोकल किया ताकि पावर -x हो गई तो 1 + x/x। नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम को ब्रेक कर लिया, एलसीएम ब्रेक हो गया यानी 1/x + x/x ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया, ये सेकंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/x + 1। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर देंगे तो 1 + 1/x। ठीक है, 1 + 1/x होल पावर -x। अब फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू 1 + 1/x। अब क्योंकि हमें x और x सिमिलर करने यानी 1/x और उसका रेसिप्रोकल x, तो हम इसको एक -1 से माइनस साइन को अलग कर देंगे, -1 के साथ अलग कर दिया उसको। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो ये एग्जैक्ट आपकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी जो चेंज होती है e में। तो अगेन e की पावर -1 और उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/e। एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट्स हमारा चैप्टर है और टॉपिक हम ले रहे हैं आज इवेल्युएट द लिमिट्स। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन जो है लाजमन पेपर में आ जाता है। ठीक है,
तो आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसकी टेक्निक देखें, इंपॉर्टेंट लिमिट्स का जो आपके पास बुक पे टॉपिक है, केपी के बुक का मैंने रेफरेंस नंबर भी लिख दिया है 53, और उस पर आपके पास ये फॉर्मूला भी मौजूद है, यानी लिमिट मौजूद है इंपॉर्टेंट लिमिट्स के टॉपिक पे, लेकिन इसका कोई क्वेश्चन आपके पास बुक पर मौजूद नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखें दो मेथड्स हैं हमारे पास कि हम इसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन तो हमारे पास इसकी जो गिवन लिमिट है अगर हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये रूट x प्लस 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट को ये जो गिवन लिमिट मैंने लिखी है ये याद है कि ये लिमिट किसके इक्वल है 1/2 रूट a के, तो वो आप जस्ट इस लिमिट का रेफरेंस देकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिमिट प्रॉपर्टी वो इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा और एक स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहां पर आपके पास प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है 2 रूट a और आपके क्वेश्चन में a की जगह पर क्या मौजूद है 3, तो जस्ट आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की यानी वो रेफरेंस मार्क किया तो आपकी ये लिमिट इवेल्युएट हो जाती है 1/2 रूट 3, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया थ्रू प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम उस मेथड पे चले जाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रूट x प्लस 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि हम साइन चेंज करते हैं x प्लस 3 और यहाँ प्लस रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और प्लस रूट 3, ठीक है। ये हमने इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 3 प्लस रूट 3, ठीक है। इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब आपको ये न्यूमिनेटर में प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, देन इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। लिमिट एज इट इज है x अप्रोचेस टू 0 यानी a स्क्वायर यानी अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड की जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई में लिखी जाएंगी, तो रूट x प्लस 3 और प्लस रूट 3, ठीक है। ये एज इट इज है। अब जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो स्टेप इसका बन जाएगा सिंप्लीफाई होकर, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 3 और ये माइनस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रिमेन सेम x प्लस 3 और प्लस रूट 3, ये माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय x और अंडर रूट x प्लस 3 प्लस रूट 3, ठीक है। एक और आप स्टेप देखेंगे कि x और x जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनली हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इस पे लिमिट को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये रूट x प्लस 3 प्लस रूट 3, ठीक है। अब आप जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे यानी अप्लाई लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो 1/, x रिप्लेस बाय 0 प्लस 3 और ये रूट 3, तो ठीक है। अब आपको नजर आएगा ये क्या बन जाएगा कि रूट 3 प्लस रूट 3, तो रूट 3 प्लस रूट 3 क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 रूट 3, तो ये वही एग्जैक्ट आंसर बन गया जो आपने शुरू में प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड आउट किया था। अब स्टूडेंट यहाँ ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी ये मेथड तो लंबा है और वो मेथड तो छोटा था, तो नंबर हमें सेम मिलेंगे कि नहीं, तो नंबर तो सेम मिलेंगे क्योंकि एक टेक्निक है आपको गिवन थी, एक फॉर्मूला जिसको कह सकते हैं, एक लिमिट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो आपको याद थी, आपने उसका रेफरेंस दिया और उसका आंसर कर लिया, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव में भी यूज हो सकता है। और एक ये कि आपको मेथड याद नहीं है तो आप इस तरह के जो रूट वाले क्वेश्चन हैं वो सारे
ऑलमोस्ट सॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट। तो उनको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी रैशनलाइज कर लीजिए और देन सॉल्व कर लें। ठीक, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए, देखने में ये क्वेश्चन आपको काफी ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब देखें डिफरेंट पावर्स हैं, 2 रेज टू पावर x माइनस 4 रेज टू पावर x माइनस 8 रेज टू पावर x माइनस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय x प्लस 2। आपने सिर्फ लिमिट को पुट करने से पहले ये देखना होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइन ना हो रहा हो। ठीक है, यानी अनडिफाइन स्टेज का मतलब है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना बन रहा हो। ठीक है, अगर जीरो बन गया तो इसका मतलब है कि वो डिनोमिनेटर में जीरो आने से आपका जो कंप्लीट फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी लिमिट को पुट कर सकते हैं, यानी यहां पर हमारे पास जीरो की सिचुएशन नहीं बन रही तो अप्लाई लिमिट, और लिमिट को आप अप्लाई कर दीजिए, यानी 2 रेज टू पावर 0 माइनस 4 रेज टू पावर 0 माइनस 8 रेज टू पावर 0 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो भी इंटीजर हो, लाइक 2 की पावर 0 है तो वो भी 1 है, 4 की पावर 0 भी 1 है, 8 की पावर 0 भी 1 है, तो इन सबको आप 1 से रिप्लेस कर दें और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ -1 और +1 कैंसिल हो गया, देन -1 -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास इस लिमिट का आंसर आ जाएगा 1। तो देखेंगे ये एक इजी केस था लेकिन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ठीक है, तो इसी तरह अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इवेल्युएट द लिमिट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय x को हमने इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ कंडीशन पहले याद होनी चाहिए, क्योंकि a रेज टू पावर x की कंडीशन हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व भी की है। अब मैं आपको ज़रा इसका फार्मूला के थ्रू इसको गो थ्रू करवाता हूँ। यानी पहले हम इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिखते हैं, और ये जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, यहाँ पर इसमें हम +1 और -1 लिखते हैं। ठीक है, यानी हमने +1 और -1 को ऐड करवा लिया। अब आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a रेज टू पावर x और -1। ठीक है, और देन b रेज टू पावर x और +1। अब ये जो स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूं, अभी जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a रेज टू पावर x -1, और यहां से आप माइनस साइन कॉमन लें, b रेज टू पावर x माइनस प्लस -1 और डिवाइडेड बाय x। और इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि हम इसका एलसीएम अगर ब्रेक कर दें, a रेज टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x अलग कर दें, और इसी तरह अब ये बड़ी ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि लिमिट का, क्योंकि ऑपरेटर अभी मौजूद है, और इसको b रेज टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लिमिट को भी इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट एक ऐसा ऑपरेटर है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में आप फंक्शन के साथ उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हमने लिमिट यहाँ अलग कर ली, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है इस पे हमने लिमिट को अलग कर लिया। ठीक है, b रेज टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। अब आपने फार्मूला को यहाँ मेमोराइज करना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, आप इसको दोबारा याद कर लीजिए कि अगर आपके पास a रेज टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x हो तो ये ln a के बराबर होती है लिमिट। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट लिमिट्स बुक में दी हैं उसमें ये लिमिट मौजूद है कि a रेज टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू ln a। तो आपके पास जो फर्स्ट केस है इसमें ये ln a हो जाएगा, और सेकंड केस में ये ln b हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे कि अप्लाई लिमिट, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो जाएगा ln a और फिर माइनस ln b। अब आपको लॉग के केसेस में पता है कि अगर दो लॉग्स के बीच में माइनस का साइन आ रहा हो तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी ln a अपॉन b इसका फाइनल
आंसर होगा। इवेल्युएट द लिमिट में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल की कंडीशन है जो न्यूमिनेटर में, अगर आप गौर से देखें तो ये जो नंबर होगा ना, ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक मैसेज होता है। इसमें आपने इस नंबर को इस तरह ब्रेक कर लेना है, यानी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं कि लिमिट एज इट इज है x अप्रोचेस टू 0, 3 एक्सपोनेंशियल -5x -5 e रेज टू पावर -2x। अगर हम इस +2 को हम इस तरह लिख लें माइनस, यानी +5 और -3, ठीक है। तो अगर अगेन आप देखें कि ये जो +5 और -3 ये क्या बन जाएगा +2। लेकिन इस तरह इसको ब्रेक करने से आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सिंप्लीफाई होगा। इस तरह कि आप 3e रेज टू पावर -5x और -3 ये दोनों टर्म्स एक साथ कर लेंगे और जो 5 की टर्म्स हैं वो एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया था उसी ट्रैक पे चलेगा। अब आप देखें तो इन दो टर्म्स में से 3 कॉमन होगा और इन दो टर्म्स में से 5 कॉमन होगा, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां से हमने 3 कॉमन लिया तो आ गया e रेज टू पावर -5x -1, और नेक्स्ट हमने 5 कॉमन लिया तो e रेज टू पावर -2x माइनस प्लस माइनस, और ये अगेन 1 आ गया, डिवाइडेड बाय x एज इट इज मौजूद है, ठीक है। अब इसमें आप एक और स्टेप कर सकते हैं कि लिमिट को भी आप ब्रेक कर लें, यानी इस तरह, और एलसीएम भी ब्रेक कर लें, यानी दो काम आपको एक साथ करने हैं। स्टेप आपका बच जाएगा उसमें। ये देखें x इसके साथ भी अलग कर लें, माइनस, देन लिमिट लिखें x अप्रोचेस टू 0, 5 e रेज टू पावर -2x -1 डिवाइडेड बाय x। एलसीएम भी ब्रेक हो गया और लिमिट का जो ऑपरेटर है वो भी आपने दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लिया। अब आपके पास ये जो नंबर है ये लिमिट से पहले लिखे जाते हैं क्योंकि नंबर्स पे लिमिट अप्लाई नहीं होती। इसके साथ ही एक और चीज आपको ये देखनी है कि एक्सपोनेंशियल में देखें e की पावर -5x है, -5, तो यही डिनोमिनेटर होना चाहिए आपके पास एग्जैक्ट। यहां e की पावर -2x है तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए -2x। तब आप इस पर जो लिमिट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को आप और अच्छे से अंडरस्टैंड इस तरह कर लीजिए, ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x किसके इक्वल होगा, ln e, और ln e क्या होता है 1, यानी बेसिकली ये लिमिट 1 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन तब जब आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर और डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो अब इस चीज को थोड़ा सा स्टेप को मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे कि 3 पहले लिखेंगे, लिमिट एज इट इज x अप्रोचेस टू 0, और अगर हम डिनोमिनेटर को, यानी हमारे पास एक्सपोनेंशियल है -5x -1, ठीक है, एज इट इज है। अगर हम x के साथ -5x चाहते हैं तो हमें इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -5 करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह। और सेम काम हम यहां पर करते हैं कि 5 को हम लिमिट से पहले लिखेंगे, देन लिमिट हमारे पास एज इट इज x अप्रोचेस टू 0 और एक्सपोनेंशियल -2x -1, और अगर हम इसको -2 से डिवाइड कराते हैं तो हमें -2 से मल्टीप्लाई भी कराना होगा। अब ये नंबर देखें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये स्टेप कर लेते हैं सॉल्व। तो ये स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 3 -15, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर -5x -1 डिवाइडेड बाय -5x, ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर -2x -1 डिवाइडेड बाय -2x। तो देखिए लिमिट के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाता है 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं -15 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1। तो रिजल्ट हमारे पास है -15 प्लस 10,
तो यहाँ रिजल्ट आ गया -5। तो ये इस लिमिट की हमने इवेल्युएशन जो है वो कंप्लीट कर ली। इवेल्युएट द लिमिट्स में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसको फार्मूला को भी लिख दिया है कि ये फार्मूला आपको याद होगा सैंडविच थ्योरम के नाम से। लिमिट का एक इम्पॉर्टेंट लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो वो इसी पैटर्न पर मूव करेगा। अब हम देखें उसको हमने कैसे स्टेप्स को प्रोसीड करना है। ये है अब जो है सीखने वाला मामला कि हमने कैसे इसको प्रोसीड करके मैच करना है अपनी सैंडविच थ्योरम के साथ। तो देखें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे पास ये जो 7 है डिनोमिनेटर में, ये 1/7 करके आप इसको लिमिट से पहले लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये आपके पास 1/7 होके लिमिट से पहले लिखा जाएगा। देन आप साइन 3x और साइन 5x, ठीक है। और ये जो x स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन को आप इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए साइन 3x और डिवाइडेड बाय x अलग कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय साइन 5x डिवाइडेड बाय x अलग कर लें। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 3x है और यहाँ 5x है, लेकिन डिनोमिनेटर में जस्ट आपके पास xx है। तो आपको जो सैंडविच थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली साइन x डिवाइडेड बाय x, यानी जो एंगल है वही डिनोमिनेटर है उसको बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1/7 अभी एज इट इज है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम अपनी इस लिमिट को साइन 3x यानी अगर डिवाइडेड बाय 3x करेंगे तो इट मीन्स के मल्टीप्लाई बाय भी 3 करना होगा। और सिमिलरली हम सेम इसके साथ भी यही काम करेंगे, साइन 5x डिवाइडेड बाय अगर हम 5x करेंगे तो हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 5 भी करना होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे नंबर 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 और ये 15 1 जा 15, यानी हम इसको लिमिट में पहले लिख सकते हैं इस तरह कि 15/7 और लिमिट को हम ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं, यानी साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x अलग कर लिया और यहां पर भी लिमिट ऑपरेटर को अलग कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये लिमिट भी हमारे पास 1 हो जाती है और ये लिमिट भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये 15/7 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 15/7, ठीक है। तो इस तरह ये लिमिट भी इवेल्युएट हो जाती है। देखें यहाँ हमारे पास इवेल्युएट करनी है हमें एक लिमिट, तो यहाँ हम इसको स्टार्ट इस तरह करेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज है, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और इसी को हम फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देन हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हम जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की जो हमने फैक्टराइज कर ली, इसे अब हम पुट करते हैं लिमिट में। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा। चाहिए यहाँ कुछ स्टूडेंट के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं अप्लाई की। तो डायरेक्ट लिमिट इसलिए अप्लाई नहीं की कि जैसे ही आप डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा में थीटा को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो साइन 0 0 होकर क्वेश्चन को अनडिफाइन कर देगा, ठीक है। इसलिए हमने पहले इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइन ना हो। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप ये देखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की जो टर्म है ये कैंसिल हो गई। तो आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप इजीली इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि अप्लाई
लिमिट, तो यहाँ अब आप लिमिट को अप्लाई कीजिए, ठीक है, थीटा को रिप्लेस कर दें 0 से, तो 1/1 प्लस कॉस और यहाँ 0, ठीक है, कॉस 0 क्योंकि 1 होता है तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1, तो बेसिकली 1/2 ये आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बन जाएगा आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इवेल्युएट होकर जो इसका रिजल्ट है वो क्या आ गया 1/2। अब पेपर डी में यही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से ही है, लिमिट को ही इवेल्युएट करना है। सिर्फ क्वेश्चन में आप देखें थोड़ा सा चेंज है कि साइन स्क्वायर यानी लिमिट साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, तो पेपर डी में थोड़ा सा फंक्शन को चेंज कर दिया, लेकिन सेम कंडीशन से आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखें हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम इस आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर हमने फैक्टराइजेशन को पुट कर दिया, तो अब आप देखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की टर्म कैंसिल हो जाती है। अब हमारे पास जो टर्म आती है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी लिमिट को अप्लाई कर दें, तो जैसे आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो थीटा अप्रोचेस टू 0 यानी थीटा को आप 0 से रिप्लेस कर देंगे, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाता है 2, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाता है 2, ठीक है। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन थे, माइनर सा डिफरेंस था दोनों में, तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट, और अगेन एक लिमिट है और लिमिट की प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है, इसको आपने मेमोराइज करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू ln a, जस्ट 1 स्टेप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 17 यूज किया जा रहा है a की जगह पर, ठीक है। तो आपके पास रेफरेंस आपने प्रॉपर्टी का मार्क करना है और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जैसे कि अप्लाई लिमिट, यानी हम जैसे ही इस पे लिमिट अप्लाई करके नीचे रेफरेंस लिखेंगे फार्मूले का कि हमारे पास क्या फार्मूला है इसका, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाना चाहिए ln a, यानी यहाँ a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा ln 17। तो ये एक शॉर्ट का बहुत अच्छा सवाल है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखना जरूरी है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट लिमिट है। अब देखें ये क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास बुक में पेज 53 पर मौजूद है, कराची बोर्ड में भी मौजूद है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आपके पास नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा, ये एक मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे इवेल्युएट करेंगे आप, अब देखें हम इसको, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस 2h की होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5h, ठीक है। अब देखें हमारे पास अगर हम प्रॉपर्टी को देखते हैं तो प्रॉपर्टी में जस्ट यहाँ पर x है और हमारे पास क्या आ रहा है 2h आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसको लेट करना होगा, यानी हम लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल y की इक्वल y इक्वल टू 2h, ठीक है। अब यहां से आप इसकी h की वैल्यू को निकाल लें, तो h की वैल्यू क्या बन जाती है y अपॉन 2, ठीक है। इफ अकॉर्डिंग टू लिमिट आप देखें तो h अप्रोचेस टू क्या है 0, तो अगर हम ये लिखें कि इफ h अप्रोच करेगा 0 को तो देन इट मीन्स के y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी y इज ऑल्सो अप्रोच टू 0, यानी हमने अपनी लिमिट को चेंज कर लिया। अब हम ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन बनाई है इसको अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, यानी लिमिट, यानी क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी, y अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी, ठीक है, 1
प्लस 2h की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा y, देन होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज है, और h की जगह पर हमने वैल्यू बनाई हुई है y अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो 5 अपॉन 2 है, इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये 2 अपॉन 5 हो जाता है। तो ये आपके पास लिमिट से पहले आ जाएगा 2 अपॉन 5। देन लिमिट आपके पास है y अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस वाई होल पावर n माइनस 1, और यहाँ डिवाइड बाय क्या रह जाता है y। अब देखेंगे एग्जैक्ट प्रॉपर्टी आपके पास बन गई जो किसके इक्वल आ रही है, n के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को देखकर जब आप ये देख लेंगे प्रॉपर्टी आपकी एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो आप यहाँ पर अप्लाई लिमिट कर दीजिए, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरी प्रॉपर्टी आपके पास किस में चेंज हो जाएगी, n में चेंज हो जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये n में चेंज कर दें तो आपके पास जो आपका रिजल्ट बन जाएगा वो 2 अपॉन 5n। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस पे आ गया क्वेश्चन, होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में इवेल्युएट द लिमिट्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको पहले लिमिट को याद करना है। तो देखें यहाँ लिमिट के 2 केस हैं, इन दोनों केसेस को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, एक में लिमिट x अप्रोच टू 0 है, और आपके पास अगर 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स है, देन इक्वल टू ये भी e है। इसी तरह लिमिट में x अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है, यानी 1 प्लस एक्स की होल पावर x। ठीक है, यानी आप ये सिर्फ देख, यहाँ जो जहन में रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर x है तो ये देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, उसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली यहाँ देखिए अगर यहाँ 1 अपॉन एक्स है तो बाहर x उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, दोनों ही e के इक्वल हैं, और एक एक्स्ट्रा चीज याद कर सकते हैं कि e की वैल्यू आपको याद हो 2.718 ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अब हमने इन 2 प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, तो हम अपने गिवन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स अपॉन 3 और 5 अपॉन एक्स, ये इसकी होल पावर है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये चीज समझाई कि अगर हमारे पास ये x अपॉन 3 है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब बाहर क्या होना चाहिए, इसको 3 अपॉन एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट एज इट इज, पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज करेंगे, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 3 आपके पास एज इट इज है। ठीक है, और बाहर आपके पास देखें 5 अपॉन एक्स है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह लिख लें, क्योंकि आपको x अपॉन 3 को कैसे लिखना है, 3 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 5 आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, यानी आपने 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया है, यानी यहां पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा तो अगेन 5 अपॉन एक्स आपको मिल जाएगा। तो अब आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी जो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अगर आप उसको देखें तो ये आपका एग्जैक्ट जो है वो मैच कर गया। ये जो आपके पास, मैं इसको बाउंड्री लाइन भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, यानी ये जो चीज़ है आपके पास, देखिए ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंगली ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस प्रॉपर्टी को अगर चाहें तो पेपर में एज रेफरेंस दोबारा लिख लीजिएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स देन होल पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू e। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो यहाँ e आ जाएगा और बाहर e की पावर क्या आ जाएगी, 5 अपॉन 3। तो ये हमारी लिमिट यहाँ इवेल्युएट हो जाती है, e की पावर 5 अपॉन 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी डील करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास आ गया इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, यानी यहाँ जो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने यूज करनी है, मैं दोबारा उसको आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और देन क्या है x उसका रेसिप्रोकल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, केस e के इक्वल हो जाएगा।
तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, अगर हम गिवन क्वेश्चन को देखते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स नहीं है, देखें ये p अपॉन एक्स है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स अपॉन p, ठीक है, और ये px अभी एज इट इज है, क्योंकि ये p दोबारा मल्टीप्लाई हो सकता है 1 से, तो ये p 1 जा p हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ऊपर 1 क्रिएट कर दिया या 1 प्रोड्यूस कर दिया या 1 बना दिया, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। लेकिन अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए एक और चीज पे आपको वर्किंग करनी है, वो ये है 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आपने इसको x अपॉन p कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल आपके पास यानी बाहर होना चाहिए, यानी ये अगर x अपॉन p है तो p अपॉन x होना चाहिए। तो p अपॉन x आपके पास कैसे होगा, ठीक है, यानी ये x अपॉन p, बल्कि ये देखें अगर हमने इस x को फोकस किया तो और आसान टेक्निक बता देता हूँ, यानी ये x है तो ये भी x है, ठीक है। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा कि 1 अपॉन x है तो उसका रेसिप्रोकल हो, यानी जो टर्म आपने 1 अपॉन के नीचे बनाई है x, वही एज पावर कर दें अगर, तो ये देखें यहाँ अगर x अपॉन p आपने बना लिया तो अब बाहर भी हम x अपॉन p बना देते हैं। तो x अपॉन p हमारे पास कैसे बन जाएगा, x तो मौजूद है, ठीक है, और ये जो p मौजूद है इसको हमने ज़रा साइड पे लिख लिया। अब अगर हमने इसको डिवाइड में p लाना है तो इसका मतलब हमें p से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो p इंटू p p स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आ जाएगी e की, ठीक है, ये इस जगह पर ये पूरी हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा e, और ये जो चीज़ है p इंटू p ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा p स्क्वायर, तो ये भी आपके पास लिमिट इवेल्युएट हो गई। एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में यूनिट 2 फंक्शन एंड लिमिट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि तमाम पेपर्स जो आप पास पेपर्स पे देख लीजिए, मॉडल पेपर में देख लीजिए, इस टॉपिक का क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग, ठीक है, दोनों में सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको लाजमी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज भी जो मैंने क्वेश्चंस चूज किए हैं वो पास पेपर्स और मॉडल पेपर से जो है वो लिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ठीक है, कोई अननोन भी आपको दिया जा सकता है, जैसे यहाँ एक z है, कभी k दे सकते हैं, m दे सकते हैं, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन ये कंटिन्यूस है, और आगे x की वैल्यू है 1 जिस वैल्यू पे ये कंटिन्यूस है। ऐसे फंक्शंस यानी जो आपके पास गिवन फंक्शन आपको नजर आ रहा है, इसको हम पीस वाइज फंक्शन के टॉपिक में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है इसके दो पार्ट्स हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 1। इसकी रीजन ये है कि आप अगर 1 पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 0 होकर अनडिफाइन हो जाएगा। और सेकंड जो है वो आपको फंक्शन का दूसरा पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। इफ एक्स इक्वल टू 1 यानी यहां पर आप फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर से लिया है। अब हमारे पास देखें फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। तो यहां पर हम फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आ जाएगी कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू जेड। अब जो फंक्शन का फर्स्ट पार्ट गिवन था, अब इसमें आपने ये टेक्निक देखनी है कि जो इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं ये इसी तरह के अगर रूट वाले जो आपके पास फंक्शन आ जाएंगे तो उसमें भी यही फंक्शन ऑलमोस्ट रहेगा, तरीकाकार यही रहेगा। जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसको आपने रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज का मतलब ये है कि जो आपके पास न्यूमिनेटर में टर्म होगी आप उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस करके उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। इसको हम रैशनलाइज करना कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया साइन चेंज करके। तो आपको न्यूमिनेटर में नजर आ रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी की प्रोडक्ट है, तो हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर पर हम अपना ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा न्यूमिनेटर है, ठीक है, इस पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इस तरह हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये जो माइनस साइन है, ये जब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। तो 3x माइनस 9 यानी हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो 3x माइनस 9 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8। अब इस न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर सब में सेम चल रहा है, न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x माइनस 2x से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x और माइनस 9 प्लस 8 से रिजल्ट आ जाएगा -1। यहां से फर्दर देखें सिंप्लीफिकेशन ये बनती है कि ये x माइनस 1 की टर्म और ये x माइनस 1 की टर्म कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो फर्दर इसमें हमारे पास जो फंक्शन आ गया, इसमें ये हमारे पास डिनोमिनेटर रह जाता है अंडर रूट 3x माइनस 9 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 8। और आपके पास यहाँ अब आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन नहीं होगा। तो अब आप f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें x में, तो यहाँ रूट 3 इंटू 1 माइनस 9 और प्लस 2 इंटू 1 माइनस 8, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास f ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 9, ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 6 और सेकेंडली 2 माइनस जो है वो आपके पास आ जाएगा अगेन माइनस 6। तो यहां से अब हम इसको आयोटा में चेंज कर लेंगे f ऑफ 1 को, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 6 आयोटा प्लस अंडर रूट 6 आयोटा, ठीक है। और लास्ट स्टेप में ये फर्दर हमारे पास यहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है कि 1/2 रूट 6 आयोटा, ठीक है। तो देखें ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाती है 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहां f ऑफ 1 इक्वल टू z था और यहाँ f ऑफ 1 इक्वल टू 1/2 रूट 6 आयोटा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को अगर आप और से देखें तो आपके पास z की वैल्यू बन जाती है 1/2 रूट 6 आयोटा, ठीक है। तो ये एक तरीका है ऐसे फंक्शन में अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने का। एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शंस का एक और क्वेश्चन है f ऑफ x। देखें अगेन पीस वाइज फंक्शन है लेकिन फंक्शन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी f ऑफ x इक्वल टू दिस वन, फिर m प्लस n, फिर माइनस x प्लस 9 और नेक्स्ट आपके पास तीनों की अलग अलग कंडीशंस हैं। देखिए इसको आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है और इस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि केपीके की बुक तो अभी फर्स्ट टाइम आ रही है फेडरल बोर्ड में, तो पास पेपर कहाँ से आ गए। तो भाई बुक चेंज हुई है, कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स तो इससे प्रीवियस बुक में भी यही थे, ठीक है, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते वक्त इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में रखना चाहिए, क्योंकि फेडरल बोर्ड में एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस पर होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और यही चीज़ आप कराची बोर्ड के लिए इसी तरह रेलेवेंट है, क्योंकि उनकी बुक में भी सेम टॉपिक है और सेम क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। x लेस देन 3 यानी आपको लेस देन की कंडीशन देखनी है, इक्वलिटी x इक्वल टू 3 एंड देन x ग्रेटर देन 3। यानी ये 3 कंडीशंस हैं, इन 3 कंडीशंस को हमने अलग अलग सॉल्व करना है। अब देखिए एसएलओ बेस्ड क्वेश्चनिंग क्या होती है, ये देखें क्वेश्चन के नीचे पूरी डेफिनेशन एक है, स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन करना। स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबरा जाता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। तो क्वेश्चन जो इसका पार्ट ए है, इसमें देखें आपको ये नजर आ रहा है क्लियरली कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, क्योंकि 3 के ऊपर माइनस साइन है, देन 3 के ऊपर प्लस साइन का मतलब है कि ये राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। इसे हम कहते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। ये हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट है, अगर ना भी लिखा हो तो हमने करना है। तो उन्होंने सिर्फ पूछ लिया, इससे आप घबरा जाएंगे।
देन हमें लिमिट और एफ ऑफ 3 इक्वेट कराना है, ठीक है। यानी पार्ट बी जो है उसमें जो लिमिट का आंसर आ रहा है वो और इक्वल टू एफ ऑफ 3, यानी जब हम फंक्शन में 3 पुट करते हैं तो दोनों के आंसर इक्वल होने चाहिए। यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो इसको मैं स्टेप के साथ जरा और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, तो कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की ग्रिप हो। एट लास्ट हमें एम और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम जो हमारे पास जहां इक्वल की कंडीशन है ना, उसको आप गौर से देखिए कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, यानी हम एफ ऑफ एक्स का वो वाला पार्ट कंसीडर करेंगे m प्लस n, जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट, जहां पर इफ x इक्वल टू 3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपने यहां x की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, इसे f ऑफ 3 कहते हैं, ठीक है। f ऑफ 3 आपने पुट किया तो m प्लस n ये सेम है आपके पास कंडीशन, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट पे चले जाना है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी एक दफा हम लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने लेस देन वाला फंक्शन कंसीडर करना है। यानी मैं दोबारा आपको एक दफा क्वेश्चन में बता दूं कि जहां लेस देन होता है यहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जहां ग्रेटर होता है यहां पर आप अपनी राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करेंगे। और ये इक्वेलिटी की कंडीशन हम यूज कर चुके हैं। पहली कंडीशन हमने इससे इक्वेलिटी से बनानी है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप कौन सा फंक्शन, बच्चे इसी में गलती करते हैं, फंक्शन गलत चूज कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, यहां पर आपको बता रहा है कि इफ एक्स लेस देन क्या है, 3 है। तो अब आप इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट को लिखने का तरीका यह है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये एक छोटा साइन माइनस का लगा दें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब आप इसमें 3 जो है लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये माइनस साइन लगा दें ताकि लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए और x की जगह पर आप 3 को रिप्लेस कर दें और प्लस 3 एज इट इज। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाता है 3m प्लस 3, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप आपने हेडिंग डालकर RHL यानी राइट हैंड लिमिट का करना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप जो फंक्शन कंसीडर करेंगे वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, जहां आपको ग्रेटर देन की कंडीशन है, यानी -x प्लस 9, ठीक है। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये प्लस साइन आ जाएगा एक छोटा सा जो राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा और -x प्लस 9। और नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी लिमिट को अप्लाई कर दें, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां पर आपने 3 रिप्लेस कर दिया x की जगह पर, 9 माइनस 3 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपके पास लिमिट का आंसर आ गया, जो राइट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6। अब यहां से देखें, आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर, ठीक है, ये मैं आपको यहां कॉन्सेप्ट बताता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये दोनों आंसर अगर इक्वल हैं तो इससे आप क्या कंडीशन अंडरस्टैंड करते हैं? इसका मतलब होता है कि लिमिट इज एग्जिस्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर दफा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर हो तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि कंटिन्यूस है या नहीं, यानी कंटिन्यूटी है या नहीं। तो इसके लिए 3 कंडीशंस को अंडरस्टैंड कीजिए। ये कंडीशन नंबर 3 है। इसके बाद जो आपने
जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी वो कंडीशन नंबर 2 है, और जो फर्स्ट कंडीशन निकाली है ये तीनों कंडीशन के आंसर अगर सेम आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 3, यानी ये वो कंडीशन नंबर आ गई बी। यानी अगर आपके पास ये लिमिट और एफ ऑफ 3 का आंसर इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि मुझे बताना है कि कंटिन्यूअस है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को चेक करता, तीनों आंसर इक्वल है, तो मैं कहता कि हेंस प्रूव दैट कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो अभी मुझे क्योंकि एम ओ एन अननोन पे जाना है, तो मैं कंटिन्यूटी तो हमें उसने बताया है। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, फ्रॉम, अब हमें क्योंकि अननोन की वैल्यू पे जाना है तो हम फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये जो तीन कंडीशंस हैं, इन तीनों रिजल्ट्स को इक्वल होना चाहिए था। तो अब हम इनको कैसे इक्वल लिखेंगे, यानी सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड जो लिमिट है इसको इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल है फंक्शन एफ ऑफ 3 के, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो पहले तो तीनों कंडीशंस को आप इक्वल रख लें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास जो आंसर आया था वो है 3m + 3, तो यानी 3m + 3, ये बेसिक कंटिन्यूटी की कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है कंटिन्यूटी की। इसी को आपने बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना है। ये तीन चीजें, तीन कंडीशंस को आपने जहन में बिठाना है बस। अब आपके पास राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 6, और एफ ऑफ 3 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या बन रहा था, m + n, ठीक है, m + n। कंटिन्यूटी में ये तीन कंडीशंस इक्वल हैं। अब आप इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास अगर अननोन निकालना है तो आप पहले 3m + 3 = 6 करके सॉल्व कर लें। नेक्स्ट में आप m + n = 6 करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां से 3m और 6 - 3, तो यहां से आ जाएगा 3m, 6 - 3 हो जाएगा 3, देन m = 3 / 3। तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास m का आंसर आ जाएगा 1। ये हमारे पास एक अननोन का आंसर आ गया। अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट m = 1, तो 1 + n = 6, देन n = 6 - 1 और n = 5। ये हमारा दूसरे अननोन का आंसर आ गया, ठीक है। तो होपफुली मैंने बहुत डिटेल में कोशिश की है कि कंटिन्यूटी को ग्रिप करवा सकूं आपको, तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, तो उसमें इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है वो आपका और अच्छे से ग्रिप में आ जाएगा। ईपीएस सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पर। इफ अगेन हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में 3 पार्ट्स हैं, फंक्शन = 3x, देन फंक्शन = x² - 1, और फिर एट लास्ट फंक्शन गिवन है f of x = 3। और इसी तरह हमारे पास 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में डिस्कस करना है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x = 2 और x = -2, ठीक है। अब यहां पर आपके पास 2 अलग अलग वैल्यूज हैं, तो हम दो को, यानी इस क्वेश्चन को 2 दफा ही सॉल्व करेंगे। एक दफा x = 2 के लिए, यानी हम अपना पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं वो हम पहले ही हेडिंग डालकर स्टार्ट करेंगे कि एट x = 2 पर हमने कंटिन्यूटी को बताना है। और कंटिन्यूटी की जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, अब यहां अननोन नहीं है, ठीक है, जस्ट कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो अब आपने अपने क्वेश्चन को एक दफा देखें, दोबारा लिख लेते हैं, फंक्शन इक्वल टू, अब हम x = 2 पर पहले इसको डिस्कस करेंगे, यानी 3x हमारे पास गिवन है, देन x² - 1 और लास्ट में 3, ठीक है। इफ के साथ हर किसी के लिए एक फंक्शन या डोमेन जो है वो गिवन होती है, यानी x <= -2, देन हमारे पास -2 <x और <2, ठीक है। और फिर हमारे पास गिवन है x
ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए मैं इस वक्त जो है वो फोकस कर रहा हूं x इक्वल टू 2 को, और तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले इक्वालिटी को चेक करें कि आपके पास x इक्वल टू 2 की कंडीशन कहां है, वो आपको यहां नजर आ रही है, ठीक है। यानी x इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2 दोनों कंडीशन सेम आपके पास गिवन है। तो जहां इक्वालिटी है, पहले तो आप यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3, और अब हमारे पास कंडीशन क्या है, इफ x इक्वल टू 2, तो हम इसको लिख सकते हैं कि f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कहां अप्लाई होती है, जहां पर x की वैल्यू लेस देन 2 आ रही हो। तो x की वैल्यू लेस देन 2 की कंडीशन आप देखें, ये आपको नजर आ रही है, x लेस देन 2। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर अप्लाई होगी, और जो ग्रेटर है वो तो यहीं आपके पास अप्लाई हो रही है। ये जो कंडीशन आपके पास थर्ड वाली है, यही x ग्रेटर देन 2 की कंडीशन भी है। तो राइट हैंड लिमिट तो आपके पास थर्ड वाली कंडीशन पे अप्लाई होगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट वहां अप्लाई होगी जहां x लेस देन 2 है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें और देन राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप अपना जो फंक्शन चूज करेंगे f ऑफ x इक्वल टू वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इस फंक्शन पर आपके पास x लेस देन 2 की कंडीशन मौजूद है। फिर आपके पास राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन 2 की कंडीशन मौजूद है। अब आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये माइनस साइन लगा देंगे, f ऑफ x सेम और लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 रिजल्ट आ जाएगा 3। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में देखें, हम सब लिखेंगे क्योंकि लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि वैसे ही आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद है। तो x ग्रेटर अप्रोचेस टू 2 और ये प्लस आ जाएगा, देन f ऑफ x इक्वल टू 3। बस यही इसका रिजल्ट है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें और इसको 3 कंसीडर कर लें, तो अगर आप देखें तो तीनों आंसर, यानी कंडीशन नंबर जो 1 है वो भी आपको f ऑफ 2 इक्वल टू 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आपके पास रिजल्ट 3 है, राइट हैंड लिमिट में भी आपके पास रिजल्ट 3 है। ये तीनों कंडीशन यानी सेम इक्वल रिजल्ट शो कर दें तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x देन इक्वल टू f ऑफ 2। इन तीनों का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 3। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यहां हमारा इसका एक पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हमने सेम क्वेश्चन को दोबारा प्रोसीड करना है एट x इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर, ठीक है। यानी अब हम इसको दोबारा एक दफा सॉल्व करेंगे और सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे और चेक करेंगे कि -2 पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस बनता है या नहीं। तो इसके लिए हम दोबारा अपने फंक्शन को एक दफा रिपीट करते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 3x और देन मिडिल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट फंक्शन है 3, और हमारे पास तीनों की जो डोमेन है वो गिवन है। तो फर्स्ट डोमेन है x लेस देन इक्वल टू -2, देन हमारे पास -2 लेस देन x और लेस देन 2, और फिर लास्ट कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप देखें, सबसे पहले इक्वालिटी को देखेंगे तो इक्वालिटी आपको फर्स्ट वन में नजर आ रही है कि x
इक्वल टू -2 यहां नजर आ रहा है, और x लेस देन -2 भी आपको यही नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी यहीं अप्लाई होगी, और x ग्रेटर देन -2 आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है, सेकंड पीस में आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास यहां अप्लाई होगी, ठीक है। वैल्यू को देखकर आपने अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिसाइड करना है, और इक्वालिटी को तलाश कर लेना है कि जहां वो फंक्शन कंटिन्यूस आपसे मांग रहा है वहां इक्वालिटी कहां मौजूद है, ठीक है। अगर x इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूटी पूछ रहा है तो आप ये चेक कर लें कि फंक्शन में तीनों जो फंक्शन आपको दिए हुए हैं पीस वाइज, उसमें इक्वालिटी कहां यूज हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त जो इक्वालिटी यूज हो रही है, हम x इक्वल टू -2 पे टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x, वो फर्स्ट में आपके पास इक्वल टू -2 शो हो रहा है, यानी f ऑफ x इक्वल टू 3x। यहां पर आप इफ x इक्वल टू -2, तो आप फंक्शन में -2 पुट करेंगे तो 3 इंटू -2 से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद आपके पास दो केस आ जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट का केस आ जाता है, एक राइट हैंड लिमिट का केस आ जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको फंक्शन बता दिया कि वही सेम फंक्शन रहेगा f ऑफ x इक्वल टू 3x, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो हमारे पास केस आ रहा है वो है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये आपके पास केस आ गया। अब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ये माइनस साइन। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि हम -2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि हम राइट साइड से -2 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी ये भी कॉन्सेप्ट जहन में रखें। अब f ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू -2, तो देखें यहां पर आपके पास रिजल्ट बन जाता है -6। अब हम सेम कंडीशन यहां अप्लाई करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये प्लस साइन का था, अब राइट साइड से -2 की तरफ आ रहे हैं, और यहां पुट कर लेते हैं -2 का स्क्वायर। तो यहां पहले फंक्शन लिख लें f ऑफ x, देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर -1, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, और +4 -3 देखें ये 3 आ गया। अब एक तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर ही इक्वल नहीं आ रहा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो पॉइंट क्या था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक तो ये चीज आपको पॉइंट बनेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, हालांकि ये नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछा जाता तो ये पॉइंट यहां क्लियर हो जाता। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यही चीज आप इसमें लिखेंगे नॉट इक्वल टू, ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो है f ऑफ -2, यानी तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फंक्शन जो गिवन फंक्शन है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। यही इस तरह आपको पता लग जाता है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 पर। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जहां तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गई हैं। तो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट मजीद आपको बेहतर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, और क्वेश्चन में पीस वाइज क्वेश्चन है, और बहुत क्लियरली तीनों कंडीशंस आपके पास हैं। x लेस देन 1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की कंडीशन, x ग्रेटर देन 1 यानी राइट हैंड लिमिट की कंडीशन, और x इक्वल टू 1 जहां आप इक्वालिटी पे फंक्शन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो तीनों कंडीशन मौजूद हैं। आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग पहले इक्वालिटी की कंडीशन देख लें कि एट x इक्वल टू 1 पर हमारे पास जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इक्वल टू 4। तो देन हमारे पास f ऑफ 1 इक्वल टू 4 की कंडीशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं,
एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा आपके पास है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन जो चॉइस करना है वो मैंने आपको बता दी है। लेफ्ट हैंड लिमिट पर आपने लेस देन की कंडीशन को देखना है कि आपका फंक्शन कहाँ x लेस देन 1 हो रहा है, वहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई करेंगे, यानी f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 1 का फंक्शन ले लीजिए। राइट हैंड पर ग्रेटर देन को चेक कीजिए, तो f ऑफ x इक्वल टू 2x, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ इफ यानी जो कंडीशन थी वो है x लेस देन 1 की, और यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है वो है x ग्रेटर देन 1 की, ठीक है। तो लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लग गया f ऑफ x इक्वल टू, अब आपने लिमिट अप्लाई कीजिए 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 पर आपका जो रिजल्ट बन जाएगा वो क्या आ जाएगा 2, यानी x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इक्वल टू द रिजल्ट इज 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप सेम कंडीशन पर जो है वो राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू 1, तो अगेन आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में देखें आंसर आ रहा था 4, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यानी ये तीनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे, दो आंसर इक्वल हैं। तो आप अपने रिजल्ट को लिखेंगे कैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पहले तो आप इस चीज को डिफाइन कर देंगे कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, फिर इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल टू 2, यानी जब दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट मतलब दोनों जो लिमिट 2 आ रही है सेम आंसर दे रही हैं, तो लिमिट इज एग्जिस्ट, ठीक है। यहां पर आपकी ये चीज प्रूफ हो जाती है। लेकिन आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली यानी आप दोबारा लिखें एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल टू जो आपकी पहली कंडीशन थी वो थी f ऑफ 1 पर जो आपकी कंडीशन पे आंसर आ रहा था 4, ये उसके इक्वल नहीं आई। तीनों कंडीशन जब इक्वल नहीं होती तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आपने जो क्वेश्चन का जो मेन आपका पास थीम थी कि आपने डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो वो आपने प्रूफ कर दी। लिमिट एग्जिस्ट करती है ये एक अलग चीज है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ये एक अलग चीज है। तो दोनों चीजें अलग अलग भी पूछ सकता है, और अगर वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पूछे तो आप लिमिट एग्जिस्ट का बेशक ना बताएं, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है। क्यों, रीजन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो इसका आंसर फंक्शन को जब हम 1 पर टेस्ट करते हैं तो वो आंसर डिफरेंट है, और जो LHL और RHL पर आंसर आता है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन है जिसको मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आपके जहन में बैठ जाए। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स का क्वेश्चन है, जहां पीस वाइज फंक्शन आपके पास हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। देखें कंटिन्यूअस की कंडीशन ये याद रखनी है कि जहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर जो पीस वाइज फंक्शन है इसमें आपके पास दो फंक्शंस हैं, और एक में आपको बता दिया है कि x नॉट इक्वल टू 1, और एक फंक्शन के लिए बताया जा रहा है x इक्वल टू 1। तो जब आपके पास सिंपल एक ही कंडीशन है वैल्यू 1 के लिए दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, तो फिर हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की हेडिंग को यूज नहीं करते, हम इसको इस तरह डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। देखें हमने पहले लिखा कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है।
अब जो इक्वल का साइन है, जहां x इक्वल टू 1 है, इस फंक्शन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 2k माइनस 1 और इंटू x। ठीक है, अब हम इसमें x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, तो मीन्स के f ऑफ 1 की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 2k माइनस 1 इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो ये फंक्शन सेम रहेगा, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, ये हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के तौर पे करते हैं, तो यहाँ उसकी नीड नहीं है। वहाँ आपके पास जहाँ क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वालिटी की कंडीशन होती है, यानी पीस वाइज 3 फंक्शन गिवन होते हैं, वहाँ हम यूज करते हैं फिर लिमिट की कंडीशन को। अब हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 और देन डिवाइडेड बाय है x माइनस 1। देखिए यहाँ आपको बताया है कि x नॉट इक्वल टू 1, और मैं अगर 1 पुट कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 की टर्म आपको नजर आ रही है, 1 माइनस 1 से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको 0 नहीं करना, इसलिए आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आप इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू न्यूमिनेटर में से देखें 3 कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 अभी एज इट इज है। अब आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस 1 को आप स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 1 देन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, अब ये कैंसिलेशन हो जाएगी आपके पास, कैंसिलेशन के बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप इसमें 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब हम एफ ऑफ 1 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 6, ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, अब हम इसको 4 कंटिन्यूस, जो क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन कंटिन्यूस का क्वेश्चन है, ठीक है, कंटिन्यूस इक्वेशन नंबर जो 1 एंड 2 है, इन दोनों को आप इक्वेट करवा लेंगे, यानी 2 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर देखें आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको सॉल्व के माइनस 1 एज इट इज, और 2 को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 3, तो k माइनस 1 इक्वल टू 3, और यहाँ से आपको 3 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो k का आंसर आपके पास आ गया 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ इजीली सॉल्व हो गया। पास जो है पेपर डी में भी ये सेम क्वेश्चन आपके पास था। ठीक है, ये पेपर डी है और सेम HSSC 2 है। ठीक है, 2025। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट का ही क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अब मैच करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, जस्ट उसमें वैल्यू चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन और उसकी जो थीम है वो सेम है। ठीक है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालनी है, फंक्शन वही पीस वाइज है। पहले में आपके पास x इक्वल टू आपको बता दिया है कि नॉट इक्वल टू 1 है, फिर x इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है। अब आपने जो पहले इक्वल वाली कंडीशन है उसको कंसीडर करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 3k माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, आपने ये फंक्शन कंसीडर कर लिया और ये आपके पास दूसरा फंक्शन मौजूद है। दोनों फंक्शन अलग अलग आपने डील करने हैं। ठीक है, अब आप पहले फंक्शन में x की वैल्यू को 1 सब्सिट्यूट कर दें। ठीक है, यहाँ आपने इसको सब्सिट्यूट कर दिया 1, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। और अब आप आ जाते हैं सेकंड फंक्शन पे। सेकंड स्टेप है हमारे पास कि यहाँ हमने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1
एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाता है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। देन आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है, आपके पास जो है वो फंक्शन रह जाता है 2 इंटू एक्स प्लस वन। अगेन अब आप इसमें वन पुट कर देंगे तो 2 इंटू वन प्लस वन, देखें वन प्लस वन होता है 2 और 2 टू ज़ा 4, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है जहां आंसर आ रहा है 4। तो दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको और इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेट करा लेंगे, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी के साथ हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा लिया। अब हम यहाँ पर लेकिन 3 से हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया, देन -3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 4 + 3 7 हो जाएगा, और देन 7 डिवाइडेड बाई 3, 7/3 हमारे पास k का आंसर आ जाएगा। सेम स्ट्रेटेजी वाले क्वेश्चंस हैं, जस्ट वैल्यू का थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। इसी को हम SLO बेस्ड क्वेश्चनिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करें तो इसी तरह थोड़े से क्वेश्चन की सिमिलैरिटी को देखते हुए प्रैक्टिस। एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फंक्शंस एंड लिमिट्स से रिलेटेड है। हम इसमें 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक टॉपिक नंबर 1 है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और नंबर 2 है इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो देखना चाहते हैं कि उनकी बुक में रेफरेंस बुक यानी KPK की जो रेफरेंस बुक है हमारे पास, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। अब आपको ये देखना है कि ये जो आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा क्या ये आप सॉल्व करने के काबिल थे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं और एज वेल एज ये कराची बोर्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपके पास भी मौजूद है, लेकिन क्या क्वेश्चन भी आप कर सकेंगे, यानी अगर आपने अपनी बुक को सिर्फ KPK बुक को स्टडी किया है और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो अब जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो आपको अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ रहा है या नहीं, ये भी आपने साथ साथ चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में f of x इक्वल टू 2x एक फंक्शन गिवन है हमारे पास और g of x इक्वल टू x प्लस 1 गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये कंपोजिशन कहलाती है f of g of x, देन उसे इवेल्युएट करना है x इक्वल टू -5 पे। तो ये शॉर्ट का क्वेश्चन है हमारे पास। हम इसका सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि हमारे पास गिवन में जो दोनों फंक्शन है हम उनको लिखते हैं, यानी f of x इक्वल टू 2x हमारे पास गिवन है, देन g of x इक्वल टू x प्लस 1 गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड करना है f of g of x को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें आपके अपनी आसानी के लिए कि f फंक्शन लिख के देन आप g of x लिखेंगे ताकि आप ये बता सकें कि अब g of x फंक्शन जो है f में पुट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो फंक्शन g of x की वैल्यू है आपके पास x प्लस 1, यानी ये वैल्यू आपने पुट करनी है फंक्शन f में, और फंक्शन f में आपके पास ये वैल्यू पुट होती है जहां x मौजूद हो। तो यानी आप इसको और ज़्यादा इस स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं, फंक्शन f लिखें एज इट इज़ और g of x जो फंक्शन है उसको लिख लें x प्लस 1 जो गिवन है। अब ये x प्लस 1 आपने अपने फंक्शन f में पुट करना है, और फंक्शन f आपके पास है 2x, तो 2 एज इट इज और x की जगह पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। तो ये आपने f of g of x यानी जो कंपोजिशन है वो तो फाइंड आउट कर ली। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहां पर आप इसको x इक्वल टू -5 के लिए इवेल्युएट करते हैं। वो वैल्यू कोई भी दी जा सकती है आपके पास, ठीक है। तो अब आप f of g of x की जगह पर -5 लिखेंगे, 2 एज इट इज, x की जगह पे -5 प्लस 1। तो यहां पर ये आपके पास 2 इंटू -4 देन -8, तो हमारे पास यहां आंसर आ जाएगा f of g एट -5 पर आंसर है -8, ठीक है। तो ये कंपोजिशन के साथ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जहां कोई वैल्यू देकर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी इवेल्युएट करने के लिए दी जा सकती है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है कि गिवन दैट एक फंक्शन अगेन हमारे पास f of x है, ठीक है, और साथ ही एक फंक्शन g of x गिवन है, आर 2 गिवन फंक्शंस। देन हमें
कंपोजिशन प्लस इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन अगेन कंपोजिशन और उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, और एक प्रॉपर्टी जो है वो भी हमें इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, यानी तमाम टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है। आप अगर प्रीवियस पास पेपर देखें जो पंजाब टेक्स्ट बुक जब यूज की जाती थी उसमें, या कराची बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इजीली। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग के अकॉर्डिंगली बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं हम पहले उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है x प्लस 2, और हमारे पास जो g ऑफ x फंक्शन है वो गिवन है 3x माइनस 2। ठीक है, तो पहले हम f ऑफ g यानी जो हमें कंपोजिशन निकालनी है वन बाय वन स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम f ऑफ g को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये फिर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो f ऑफ g का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फंक्शन लिखकर, और ये g ऑफ x ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इससे आपको अंदाजा होगा कि आपने g फंक्शन को फंक्शन f में रिप्लेस करना है। और इसका एक और आसान तरीका ये कि f एज इट इज लिखें और जो फंक्शन g आपके पास है उसको लिख लें 3x माइनस 2। अब आप इस वैल्यू को जो 3x माइनस 2 वैल्यू है आपके पास, इसे फंक्शन f में x की जगह पर रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए स्टेप बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आपके पास फंक्शन f में x की जगह पर जब आप रिप्लेस कर देंगे 3x माइनस 2, ये आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, और प्लस 2 एज इट इज, तो ये हमारे पास आ गया 3x माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, तो प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसिल हो गए हमारे पास, तो f ऑफ g का हमारे पास आंसर आ गया 3x। एक तो ये आ गया आंसर। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप जब इसके इनवर्स के लिए काम करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ f ऑफ g। आप क्या वर्किंग करते थे कि हम फंक्शन को, ये जो फंक्शन की नोटेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए y के इक्वल लेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर f ऑफ x इक्वल टू y होता है। ये बात तो आपको पता है कि आपके पास y इक्वल टू f ऑफ x होता है। अगर आप फंक्शन को y के साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपने f ऑफ g को अगर y इक्वल टू 3x लिख लें, तो फिर आप इनवर्स कैसे लेते हैं कि आपके पास देखिए यहां पर फंक्शन क्या बना हुआ है, y इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, y आपके पास सब्जेक्ट है। अगर आप x को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो यानी आप इसमें इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू y अपॉन 3। अब ये आपको इनवर्स यहां मिल गया। अब आप ये जानते हैं कि x की जगह पर आपने जिस चीज का इनवर्स लेना था अब वो वाला सिंबल यूज करेंगे, यानी f ऑफ g का आपने इनवर्स ले लिया, और आपने दो काम यहाँ पे करने हैं। यानी आप इसको अच्छी तरह जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि रिप्लेस x को आप रिप्लेस करेंगे f ऑफ g इनवर्स जो आपने फाइंड आउट किया, एंड और y को रिप्लेस करेंगे x से। तो ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा कि f ऑफ g, और यहां आपका इनवर्स का सिंबल आ गया, y की जगह पर x आ गया डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने एक इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। सेम अब दोबारा इन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, अब हमने g ऑफ f यानी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है g ऑफ f का हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है g ऑफ f का अब हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें g ऑफ f फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम g ऑफ f को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम g फंक्शन एज इट इज है और f ऑफ x हमने ये बड़ी ब्रैकेट में लिख लिया, ताकि हम ये बता सकें कि हम फंक्शन f को अब हम g में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शन f की वैल्यू है पहले वो लिख लेते हैं। अब फंक्शन f की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 2।
अब ये x+2 जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमने g फंक्शन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो g फंक्शन हमारे पास जो है वो है 3x - 2, यानी हमारे पास है 3x - 2। तो ये जो हमारे पास x+2 है ये यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पर, ठीक है। इससे आपकी कंपोजिशन पहले कंप्लीट होगी, g ऑफ f इक्वल टू 3x, 3 2 6 - 2। तो 6 - 2 से यहाँ आपको इसकी कंपोजिशन आंसर आ गया 3x + 4। लेकिन हमें तो क्योंकि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर इन्वर्स के लिए सेम कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए y के इक्वल लिख लेंगे, तो 3x + 4। अब यहाँ y सब्जेक्ट है, आपने x को सब्जेक्ट बना लेना है, तो आप इसको लिख सकते हैं y - 4 इक्वल टू 3x, देन x इक्वल टू y - 4/3। ये आपका इन्वर्स है। लेकिन इस इन्वर्स में आपको थोड़ा सा माइनर सा चेंज जो करना होता है वो ये होता है कि आप रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब आप रिप्लेस करेंगे, अब x की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, जो सिंबल आपने यूज किया है g ऑफ f। अब आपने उसका इन्वर्स निकाला है, तो x को आप उससे रिप्लेस कर देंगे g ऑफ f का इन्वर्स। तो ये x यहां रिप्लेस हो गया, एंड और आपके पास जो y है वो भी x से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों काम करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, यानी आपने g ऑफ f का जो इन्वर्स है वो आपके पास आ गया x - 4/3, ठीक है। ये हमने दोनों इन्वर्सेस फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए है, ठीक है। जो हमने प्रूफ करना है वो प्रॉपर्टी मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि g ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। तो इसमें देखें आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका तो रिजल्ट आप यहां पर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आप एज इट इज लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास g ऑफ f इनवर्स इक्वल है x - 4/3 के। अब हमें राइट हैंड साइड पर बेसिकली काम करना है, ठीक है। तो उसका भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में हमें पहले f इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम पहले फंक्शन f ऑफ x लिख लेते हैं। f ऑफ x है x + 2, और जो हमारे पास g ऑफ x है उसको भी हम लिख लेते हैं ताकि दोनों का इन्वर्स हम साथ साथ ही कैलकुलेट कर लें, 3x - 2। अब देखें अलग अलग फंक्शन का इन्वर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो सेम टेक्निक के फंक्शन f ऑफ x को आप रिप्लेस कर लें y से। अब आप x को सब्जेक्ट बना लें, तो ये हो जाएगा y - 2 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू y - 2। अब मैंने आपको क्या बताया कि x को आप रिप्लेस करेंगे जो फंक्शन जिसका इन्वर्स लेना है उससे रिप्लेस करेंगे, और y को रिप्लेस कर देंगे x से, ठीक है। यानी ये सेम टेक्निक आपके पास रिपीट हो रही है, यानी x जो है वो f इनवर्स ऑफ x से चेंज हो जाएगा, एंड y जो है वो x से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि जी f इनवर्स आपके पास आ गया इक्वल टू x - 2, ठीक है। इस सेम प्रोसेस को अब रिपीट करते हैं अगेन, y इक्वल टू 3x - 2 हो गया। अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो y + 2 इक्वल टू 3x, देन y + 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x। तो आपके पास x आ गया y + 2/3। तो आपने x को रिप्लेस कर देना है g इनवर्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो x + 2/3। यहां आपके पास इंडिविजुअल फंक्शन के इनवर्स भी आ गए। अब आप इनकी कंपोजिशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंपोजिशन इसकी क्या निकालनी थी, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि f इनवर्स के फंक्शन में आपको g इनवर्स ऑफ x को पुट करना है, ठीक है। सेम टेक्निक। अब आपने f इनवर्स अभी एज इट इज लिखा रहने दें,
और जी इनवर्स का जो फंक्शन है, जो वैल्यू थी वो है x प्लस 2/3। अब आप ये वैल्यू एफ इनवर्स में रिप्लेस कर देंगे, तो एफ इनवर्स आपके पास है x माइनस 2, यानी x एज इट इज और साथ ही आ गया -2। तो x की जगह पर ये x प्लस 2/3 जो है वो वैल्यू रिप्लेस हो गई। तो यहां से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेकर x प्लस 2 और 3 2 ज़ा 6। तो देखें 2 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा -4/3। तो देखें ये सेम वही लेफ्ट हैंड साइड जो हमने निकाली थी उसके इक्वल आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि आपके पास g ऑफ f इनवर्स इक्वल है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स और बोथ आर इक्वल टू x माइनस 4/3। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ये फंक्शन एंड लिमिट्स का एक कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट और मॉडुलस का ग्राफ बनाना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, एक मॉडुलस या एब्सोल्यूट का फंक्शन गिवन है। हम इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले देखिए ये फंक्शन जिसको आप लिख सकते हैं f ऑफ x, ठीक है, या इक्वल टू y। ये हमारे पास गिवन है 2 और एब्सोल्यूट है ये 4x प्लस 3। अब आपको सिर्फ ये बात जहन में रखनी है कि एब्सोल्यूट का यहाँ पर्पस क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी इन बिटवीन द लाइंस अगर आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, अगर अंदर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ये एब्सोल्यूट उसे पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। ये इसकी मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं, अगर आपने x की जगह पे फर्ज करें -1 पुट किया तो -1 इंटू 4 -4 प्लस 3 क्या आएगा आपके पास -1, तो ये इसे +1 कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की तमाम वैल्यूज, यानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपको क्या समझ आया कि y की तमाम वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पर पॉजिटिव होंगी, यानी y हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, यानी y आपके पास नॉन नेगेटिव रहेगा। अब इससे एक अहम कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना चाह रहा हूं, और x की आप तमाम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि आप उसमें नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। तो आपकी जो x की वैल्यूज हैं इन्हीं को आप क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो y की वैल्यूज हैं इन्हें आप क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई अगर एब्सोल्यूट फंक्शन है तो उसकी डोमेन अगर लिखनी है तो डोमेन आपके पास क्या होगी, -∞ से +∞, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स हैं। लेकिन जब रेंज है आपके पास वो आपके पास हमेशा नॉन नेगेटिव है, यानी 0 से +∞ की तरफ, क्योंकि वहां नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट का यही पर्पस है। तो ये एक एक्स्ट्रा इसमें मैंने बात आपको बता दी कि अगर क्वेश्चन के साथ वो इसकी डोमेन और रेंज के बारे में पूछ लेता है तो एब्सोल्यूट फंक्शन में जो डोमेन है वो -∞ से +∞, यानी ऑल रियल नंबर, ठीक है, और जो रेंज y की वैल्यूज हैं वो नॉन नेगेटिव होने की वजह से 0 से +∞ रहती हैं, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को ग्राफ के लिए सॉल्व करते हैं। तो एब्सोल्यूट का ग्राफ हमेशा शार्प वी होता है, यानी हमेशा आपको ये नहीं होगा कि कोई कर्व बन रहा है, हमेशा शार्प वी शेप बनेगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ हम x की वैल्यूज लेंगे, यानी हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू 2 मॉडुलस 4x प्लस 3 और +1, ये हमारे पास फंक्शन है। x की वैल्यूज को आपने सपोज करना है, तो यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैं उसके लिए ये क्राइटेरिया सेट करता हूँ कि आप 0 से कुछ वैल्यूज नेगेटिव और कुछ वैल्यूज पॉजिटिव इसकी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। लाइक अगर आप 0 को सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ, और फिर -1 -2 -3, ठीक है, इस तरह आप इसकी कुछ वैल्यूज पुट कर लीजिए और फिर कुछ वैल्यूज इसकी पॉजिटिव 1 और 2 और 3, ठीक है, ये आप वैल्यूज पुट कर लें। अब इन पर आप y के रिजल्ट्स अपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर लें कि x की वैल्यू जब हम -3 पुट करते हैं तो हमारे पास y की क्या वैल्यू बनेगी। देखिए ये मैंने अब एक टेबल को कंप्लीट कर लिया है कि हमारे पास जो है वो -3 पर हमें 19 वैल्यू मिल रही है, -2 पे हमें 11 वैल्यू मिलेगी, इसी तरह -1 पे 3 है, 0 पर 7 वैल्यू है, फिर 1 पर हमें 15 वैल्यू मिलेगी, और 2 पर हमें 25 वैल्यू मिलेगी, और 3 पे 31 वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
तो ये जब टेबल आपके पास कंप्लीट हो जाता है एक्स और वाई की वैल्यूज़ में, तो आप देखें वाई की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इनके लिए हम ज़रा ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं जी, -3 से 19 को प्लॉट करते हैं। तो -3 से 19 ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास यहाँ कहीं ये प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, यानी -3 से 19, ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू यहाँ प्लॉट हो जाएगी। 19 को थोड़ा अप्रॉक्सीमेट फिगर बनेगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास, ठीक है, फिर -2 पर 11 है हमारे पास, तो -2 पर 11 हमें ये वाला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा ऑलमोस्ट। और फिर -1 पर 3 है, तो -1 पर 3 जो है वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसी तरह ये वी शेप जो मैंने आपको बताया, शार्प वी बनना चाहिए, ठीक है। और 0 पर 7, ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो 7, तो अप्रॉक्सीमेट ये हमें यहाँ कहीं वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 5 के बाद 6 और देन 7, फिर हमारे पास 1 और 15, यानी x पर वैल्यू 1 है और 15 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। फिर 2 पर है 25, तो ऑलमोस्ट ये हमारा v कंप्लीट हो गया है। तो हम इतनी ही वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके पास वे इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ठीक है, ये v और ये फिर दोबारा अप साइड, यानी इसका मतलब ये हुआ, आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर कि इसकी जो है वो 2 लेग्स बन जाती हैं, ठीक है। तो अब एक तो वी शेप बन गया क्लियरली, और एक में आपके पास x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और एक में x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये आप ग्राफ बनाते हुए भी एक आध वैल्यू अपनी ऐड कर सकते हैं, यानी अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव वाली वैल्यू x की जो है वो उसमें जो है लाइन छोटी बन रही है, तो आप उसमें -3 के बाद एक -4 को कैलकुलेट कर लें। लेकिन आपके पास हमेशा ये वी शेप रहेगा और इसमें इस चीज़ को हम इसका वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स भी क्लियर हो रहा होगा आपको, और इसमें कोई आपके पास कर्व शेप नहीं बनेगी। तो यानी कुछ चीज़ें याद रखिए, एक तो वर्टेक्स को याद रखें। अब देखें यहाँ वर्टेक्स है -1,3, यानी ये वर्टेक्स है इसका -1,3। अब इस चीज़ को आप ग्राफ से भी चेक कर सकते थे, यानी जो गिवन फंक्शन था उसमें देखें, ये जो आपके पास वैल्यू है +1, इसका साइन चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा -1, और एब्सोल्यूट में जो x के साथ वैल्यू ऐड हो रही होती है, ठीक है, 3, यानी -1,3। मैं यहाँ से डायरेक्टली भी वर्टेक्स को गैस कर सकता था, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ये आपके पास एक अहम बात है, -1,3 इसका वर्टेक्स होगा, हम उसे देख कर भी वहां से निकाल सकते थे, यानी इक्वेशन और फंक्शन को देखकर भी हम अपनी वैल्यू को, वर्टेक्स की वैल्यू को बता सकते हैं कि वर्टेक्स कहाँ बनेगा। उसके बाद उसकी 2 लेग्स बन जाएंगी, यानी एक आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली, ठीक है। तो ये इस तरह इस पैटर्न को फॉलो करके आप एब्सोल्यूट के जितने भी ग्राफ हैं वो इजीली जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में अब हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से ही है फंक्शन एंड लिमिट्स, और टॉपिक है ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और पैरामेट्रिक इक्वेशंस को यहाँ क्लियर कर लें कि ऐसे फंक्शंस जिसमें आपके पास x और y एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक यहाँ पर t है, यानी x और y बोथ आर जो है वो डिपेंडेंट ऑन t, तो t यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, x एंड y बोथ आर डिपेंडेंट फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, या वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस ऐसे क्वेश्चन को देखें सॉल्व करने की एक ईजी टेक्निक है हमारे पास, ये आपके पास x ऑफ t इक्वल टू 4 cos t, ठीक है। और इसी तरह आप लिख सकते हैं ये y ऑफ t इक्वल टू -3 sin t, ठीक है। तो x ऑफ t मीन्स आप उसको जस्ट x भी लिख सकते हैं 4 cos t, और इसी तरह y वाली वैल्यू को y इक्वल टू -3 sin t। अब यहाँ से अगर आप cos की वैल्यू निकालना चाहते हैं, cos t की, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू cos t। और इसी तरह यहाँ पर y डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास sin t की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों पर अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ये बहुत इजी टेक्निक से मैं इस क्वेश्चन का ग्राफ आपको बनवाऊंगा,
बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी नहीं निकलेंगी और क्वेश्चन भी बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। सिमिलरली वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये दोनों जो आपके पास इक्वेशन है यानी लाइक इक्वेशन नंबर ये 1 कंसीडर कर लें और इसे 2 कंसीडर कर लें। ठीक है, तो यहां इनको आप करा लें एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जब हम इसका एडिशन करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये इतनी वर्किंग की इसलिए थी क्योंकि इसमें कॉस और साइन आ रहा था और मुझे ये पता है कि कॉस और साइन की एक आइडेंटिटी है, यानी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ये इस आइडेंटिटी के थ्रू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब यहां से आपने सोचना है और मुझे बताना है कि ये किस कोनिक की इक्वेशन बन रही है, ये कौन सा कोनिक है। ठीक है, अब ये आपका एक टेस्ट भी हो गया। अब ये कोनिक है एलिप्स। ठीक है, इस वक्त ये जो गिवन इक्वेशन है वो एलिप्स की इक्वेशन है क्योंकि इसके बीच में है प्लस साइन। तो जर्नल इक्वेशन आपके पास, जर्नल इक्वेशन ऑफ एलिप्स को आप जहन में लाइए क्योंकि अब आप कोनिक पढ़ चुके हैं तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रिप कर सकेंगे। हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ जो एलिप्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 और इतना बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9। तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ए की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 4 और बी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी प्लस माइनस 3। अब आपको पता है कि ये हमारे पास जो कोनिक है वो अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है और ए जो है वो क्या है, मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये अब आपको कोनिक की वजह से बातें आराम से क्लियर हो रही होंगी क्योंकि ये मेजर एक्सिस है और बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस को। ठीक है, यानी ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी जो है वो माइनर एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनना है। अब हम अपना एक्सिस बना के इजीली देखें किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने एक ग्राफ ले लिया अपना। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमने लेबल कर लिया है। हमें पता है कि ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 4। तो यानी हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ बन जाएगा, मेजर एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास +4 और -4। ठीक है, ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है और 3 और -3 जो बी की वैल्यूज है वो आ जाएंगी हमारी वाई एक्सिस के ऊपर। तो यानी +3 और -3। अब इन पॉइंट्स को आपने, क्योंकि ये एलिप्स बन रहा है तो आपको पता है कि एलिप्स थोड़ा सा जो है ये एक शेप आ जाएगी। इन पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास खुद ब खुद एक खूबसूरत सा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। तो ठीक है, ये इसका एक आसान वे था जिससे आप अपना पैरामेट्रिक में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो आप उसे सॉल्व करके उसका ग्राफ बना सकते हैं।